एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। Hello students, welcome to Unique series. So today we are going to study or see the one shot video of Unit 3. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था यूनिट 2 का वन शॉट वीडियो जिसमें हमने स्टैक के बारे में पढ़ा, क्यू के बारे में पढ़ा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं पेपर में आपके एग्जाम्स में, पीवाईक्यूज में, उनके बारे में डिस्कशन किया। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 में, तो हम बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कम साइज मैनर में चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि अगर आपको बहुत एलोबरेट मैनर में पढ़ना है तो उसके लिए आपको कोर्सेज को में एनरोल करना पड़ेगा। बट अगर आपको रिवीजन करना है तो ये बेस्ट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी कि किस तरीके से आपको लिखना है पेपर में, ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस हिसाब से आंसर लिखेंगे आप, और क्या मतलब क्वेश्चन का बेसिकली कितना इंपॉर्टेंस है, किस किस सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि आपको पता हो कि कितना कंटेंट आपको लिखना है। साथ ही में कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हर एक यूनिट के, जो हर बार पूछे जाते हैं, लाइक जैसे इसमें मैंने आपको बोला भी हुआ था जब हम सॉर्टिंग पढ़ रहे थे कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट बहुत आपसे पूछे जाएंगे। आपके जितने भी आगे आप क्वेश्चन करोगे या जब भी आप कोई पेपर सॉल्व करोगे पीवाईक्यू, तो आप देखोगे कि भाई मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट तो पूछा ही गया है। और साथ में हैशिंग जब हमने पढ़ी थी तब वो काफी थ्योरेटिकल टॉपिक होता है। हैशिंग में आपने देखा होगा, अगर प्रोबिंग की बात की जाए तो प्रोबिंग काफी थ्योरेटिकल टॉपिक होता है। बट हैशिंग के बाद हमने देखा था कि जो मैक्स हीप होता है, मिन हीप होता है, जो हम पढ़ रहे थे, तो उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उनको हम से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं, अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमें करना है और किस तरीके से कोड भी लिखना है, क्योंकि कई बार आपसे कोड नहीं पूछा जाता, मोस्टली आपसे एल्गोरिदम ही पूछी जाती है। तो एल्गोरिदम का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है कि आप उस एल्गोरिदम को जब आप लिखते हैं कोड के फॉर्म में तो आप कर क्या रहे होते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। सो दिस इज बेसिकली ये ऑफर चल रहा है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाके यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके, तो वहां पे आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं अपने मनपसंद कोर्सेज में। और उसके लिए अगर आपको 200 रुपीज का ऑफ चाहिए, मतलब इतना अगर आपको डिस्काउंट चाहिए कोर्सेज पे, तो आपको इस कूपन कोड को यूज करना पड़ेगा। इस कूपन कोड का यूज करके आपको 200 रुपए ऑफ मिल जाएगा हर एक कोर्स में, ठीक है। या फिर आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि वहां पे भी आपको दिख जाएगी कि कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। बट अगर आपको उन्हें एनरोल करना है, आपको परचेज करने हैं कोर्सेज, तो उसके लिए आपको यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी। सो दिस इज द एल्गोरिदम जो आपसे पूछी गई है प्रीवियस ईयर में, विच इज इंसर्शन सॉर्ट। और इंसर्शन सॉर्ट बबल शॉट और सिलेक्शन शॉट से ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है हमारे लिए भी। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसका लॉजिक भी काफ़ी क्लियर रहता है और इसमें हमें समझ आता है कि हम बेसिकली इंसर्शन शॉट में कर क्या रहे हैं। एक तरीका, कभी आपने देखा हो कि डेक ऑफ कार्ड्स देखे हो कभी आपने, उन्हें अगर आपने सॉर्ट किया हो, जो आपके होते हैं ना कार्ड्स होते हैं, उनको कभी आप अरेंज करो, तो वहां पे आप देखोगे कि कुछ सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होते हैं, कुछ अनसॉर्टेड ऑर्डर। तो एक तरीका ये हो गया कि मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हुए हैं, ठीक है, उसमें से आपको ये बताना है कि किन्होंने हैट पहनी हुई है और किन्होंने नहीं पहनी। तो उनको आप क्या करोगे, डिस्टिंग्विश कर दोगे, दो ग्रुप में डिवाइड कर दोगे। तो ये डिवीजन जो होता है दो ग्रुप में, कभी भी आप देखो तो वो होता है हमारा इंसर्शन शॉट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक हमारा सॉर्टेड पार्ट होता है, एक अनसॉर्टेड पार्ट। सॉर्टेड पार्ट जो रहता है उसमें हम क्या करते हैं, अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, उन्हें इंसर्ट कराते हैं, इसीलिए इसका नाम इंसर्शन सॉर्ट पड़ गया है, ठीक है। और करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कराना है ताकि वो जो सॉर्टेड ऑर्डर है वो मेंटेन रहे। अच्छा, अब सॉर्टेड पार्ट जो क्रिएट होता है उसमें एक और चीज होती है कि आपका जो ये सॉर्टेड पार्ट क्रिएट हो रहा है, जो सिंगल एलिमेंट होता है वो हमेशा सॉर्टेड होता है। सिंगल एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, मतलब कि अगर आपका मान लीजिए ये एरे है, ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज 45, ठीक है, तो ये हमेशा सॉर्टेड होगा। अगर मान लीजिए लाइन लगी हुई है, कहीं आप गए हैं, आपने टिकट खरीदी है और लाइन लगी हुई है, तो अगर आप खड़े हैं अकेले वहां पे तो आपको सर्विस मिल जाएगी, सीधी सी बात है। उसके बाद आपको कुछ अरेंज नहीं होना, ठीक है, कि आप किसी के पीछे आए, किसी के आगे आए, क्योंकि आप अकेले हैं वहां पे।
उसी तरीके से ये सॉर्टेड है क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्ट होगा। इसको कंपेयर करने के लिए अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एल्गोरिदम लिखनी है। एल्गोरिदम का मतलब होता है कोड नहीं होता। कोड अगर बोलेगा तो आपको बोलेगा कि राइट अ सी प्रोग्राम फॉर इंसर्शन सॉर्ट, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, एल्गोरिदम लिखनी है। एल्गोरिदम का मतलब होता है ये चीज, स्टेप बाय स्टेप आपको बताना होता है कि क्या क्या आप कर रहे हैं इसमें, जो कि आप क्या करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हो। ओके ना, इम्प्लीमेंट द सेम ऑन द फॉलोइंग नंबर, आपको दिए भी गई है लिस्ट, और आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट करनी है, और साथ ही साथ आपको बताना है स्टेप बाय स्टेप कि इन्हें हम अरेंज कैसे करेंगे सॉर्टेड ऑर्डर में। मतलब अभी आपको जो ये दिया है ये तो रैंडम ऑर्डर में अरेंज है एलिमेंट, इन्हें मुझे क्या करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके नाउ इंसर्शन सॉर्ट की मैं बात करूं, अगर इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स लाइक अ सॉर्टिंग हैंड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स आप कभी आप प्ले करते हैं अगर, तो वहां पे आप देखेंगे उन्हें आपको सॉर्ट करना होता है ना, पत्ते जो होते हैं ताश के उन्हें हम अरेंज करते हैं ना, वही चीज है। नाउ it builds a final sorted array one item at a time by taking an element from the unsorted part and inserting it into correct position in the already sorted part। तो कर क्या रहे हैं, टेक कर रहे हैं, एक एलिमेंट को उठा रहे हैं अनसॉर्टेड पार्ट से और उसे क्या ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं उसे करेक्ट पोजीशन पे, किसमें, जो ऑलरेडी सॉर्टेड पार्ट है। मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, मैंने इसमें ब्लॉक बना दिया, ये मेरा सॉर्टेड पार्ट है और ये मेरा अनसॉर्टेड पार्ट है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट को लाना है। मान लीजिए मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट किया 3 को। ठीक है, अब मैंने जब 3 को देखा तो 3 क्या 4 से बड़ा है कि छोटा है, 4 से छोटा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 को यहाँ पे लाना पड़ेगा और 4 को आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ये काम आप करोगे ना, इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब ये आपके 2 सॉर्टेड पार्ट हो गए। ठीक है, अब ये सॉर्टेड पार्ट में आपके 2 एलिमेंट आ गए, अनसॉर्टेड में क्या हुआ, एक एलिमेंट कम हो गया। यही काम होता है, हम डिवाइड कर देते उसी एरे में। इन प्लेस एल्गोरिथम है, मतलब उसी एरे में चेंज होगा। ठीक है, कोई नया एरे क्रिएट नहीं करना है, उसी एरे में क्या करना है, इसी तरीके से एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है और चेक करना है सॉर्टेड पार्ट में उसकी करेक्ट पोजीशन क्या है। जहां उसकी पोजीशन आपको मिलेगी आपको वहां पे इंसर्ट कर देना है। ओके, so it builds a final sorted array, one at a time by taking an element from unsorted part and inserting it into correct position in the already sorted part। अच्छा, अब सबसे पहले आता है इंसर्शन सॉर्ट। क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट में आप क्या कर रहे हो, एरे को प्रोवाइड कर रहे हो, साथ में लेंथ ऑफ द एरे भी आप प्रोवाइड करते हैं, साथ में करते हैं। अब हम चेक करते हैं, सबसे पहले एक लूप चलाएंगे हम, ताकि हम हर एक एलिमेंट को फेच कर सके, हर एक एलिमेंट पे क्या कर सके, एरे में ट्रेवर्स कर सके। उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। तो वो हमने नॉर्मल सा फॉर लूप का यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके नाउ अब क्या करते हैं, एक की, मतलब एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसको हम मान लेते हैं की। तो की कौन सी बनती है, की किस में बनती है, की बनती है आपकी अनसॉर्टेड पार्ट। अनसॉर्टेड पार्ट में जिस एलिमेंट को आप सिलेक्ट करते हैं ना, जैसे यहाँ पे मैंने 3 को सिलेक्ट किया था, 3 मेरा की है, तो जिसे हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारा की बन जाता है। तो 3 मेरा की है। ओके, आफ्टर दैट जे क्या है आपका i-1। ठीक है, जे i-1 मतलब कि अनसॉर्टेड पार्ट। ये 0 है ना, 0 बेस इंडेक्सिंग होती है ना एरे में, तो ये 0 हो गया, इसका इंडेक्स 1 हो गया। 1 वाला जो है ये एलिमेंट मेरा की है, बट ये वाला मेरा एलिमेंट ऑलरेडी क्या है, सॉर्टेड है, बिकॉज सिंगल एलिमेंट है। तो ये मेरा सॉर्टेड है, इसको मैंने क्या किया, जे की वैल्यू मैंने कर दी 0। ठीक है, और मैंने चेक किया जे क्या बराबर है 0 के या बड़ा है, बिल्कुल, क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना है इसलिए, और 0 से बड़ी ही इंडेक्स हमें मिलेगा। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि माइनस में इंडेक्स की वैल्यू मिल जाए। ओके, तो ये चेक करेंगे, साथ में क्या करेंगे, ये भी चेक करेंगे कि जो जे है हमारा, ठीक है, जो ये 4 है, क्या मेरा ये की से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 4 मेरा की से बड़ा है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, j+1 का मतलब होता है 1 लोकेशन पे मुझे 4 को पुट करना है, और क्या करना है। और ये की मेरा कहाँ चला गया, की मेरा, इसीलिए मैंने पहले उसे एक की में स्टोर कर दिया, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे शिफ्टिंग करूंगी तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट होगा ये अपने आप की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, यहाँ से इरेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, 4 रिप्लेस कर देगा 3 को। लेकिन 3 कहीं स्टोर नहीं होता अगर की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है की नाम का वेरिएबल, अगर मैं 4 को स्टोर ना करती इसमें, तो हमें फिर मतलब 3 को स्टोर ना करते अगर हम की में, तो हमारा जो 3 होती वैल्यू वो हमें मिल ही नहीं पाती। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं। ठीक है, नाउ अब वेरिएबल में स्टोर कर दिया मैंने की नाम के वेरिएबल में।
अब क्या किया मैंने, अब मैंने क्या किया j माइनस वन, j माइनस वन का मतलब क्या हुआ, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 माइनस 1 होती तो यहाँ पे 0 हो जाती, ठीक है, i की वैल्यू 1 थी तो 1 माइनस 1 0 हुआ। उसके बाद j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू क्या हो गई माइनस 1। क्या माइनस 1 यहाँ पे अलाउ है, लूप में हम एंटर कर सकते हैं, नहीं। तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप को एंड कर देंगे। लिख कैसे रहे, एंड वाइल, ठीक है, एंड वाइल। एंड वाइल का मतलब क्या हो गया, वो जो आपका क्लोज पैरेंथेसिस होता है ना, वो आपका एंड होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंड वाइल हो गया, ओके। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, एंड कर रहे हो वाइल लूप का, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो j प्लस वन की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, ये जो j प्लस वन जो है आपका, मतलब कि क्या हो गया, j की वैल्यू क्या थी माइनस वन। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई j की वैल्यू तो जीरो थी, बिकॉज उनको लगता है j की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन हुई नहीं है, वो जीरो है, और जीरो प्लस वन का मतलब हो गया कि ये पोजीशन। यहाँ पे हम की वैल्यू क्यों डाल रहे हैं, यहीं से तो हमने की वैल्यू को पिक किया, नहीं, j की वैल्यू हो गई थी माइनस वन, माइनस वन आपकी हो गई थी, और प्लस वन का मतलब क्या हो गया, माइनस वन प्लस वन क्या होगा, माइनस वन प्लस वन कितना होगा, जीरो होगा ना। तो जो जीरो पे था ये, इस इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे क्या किया मैंने, की को रखा, की क्या थी 3 हो गई, तो 3 यहाँ पे आ गया, 4 मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो पहले हम शिफ्ट करते जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जो की होती है हमारी वैल्यू, उसको उसके करेक्ट इंडेक्स पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, फॉर लूप भी एंड हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। फॉर लूप से आपने स्टार्ट किया, ये मत करिए कि आप एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, ये एल्गोरिथम में नहीं लिखा जाता, बिकॉज एल्गोरिथम का मतलब है इंसर्शन सॉर्ट में। ये जो एल्गोरिथम है इसके अंदर क्या करते हैं, एरे को कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, वो इसके अंदर नहीं आया। इसके अंदर क्या आ गया, जो एरे के एलिमेंट्स है उनको किस तरीके से आप सॉर्ट कर रहे हो, ओके। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे एलिमेंट को शिफ्ट कर दिया, और जो हमारा यहाँ पे जो 3 था, ठीक है, उसको क्या किया, उसको ये जो की वैल्यू थी उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया, ओके। अब उसके बाद क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये भी बताना है कि हर पासेज में किस तरीके से ये जो आपको एरे के एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं एलिमेंट्स, उनको किस तरीके से आप सॉर्ट करोगे इंसर्शन सॉर्ट का यूज करके, ठीक है। तो उसको हम चेक करते हैं। नाउ द इंसर्शन सॉर्ट an array by repeatedly inserting the current element into its correct position among the previously sorted element. Now the process continues until all elements are sorted. जब तक सारे एलिमेंट सॉर्टेड नहीं होते तब तक ये जो प्रोसेस होता है आपका ये कंटिन्यू रहता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका क्या है, ये आपका एरे है, ठीक है, ये आपके एरे है, ओके। आप सबसे पहला पास आया आपका, तो की वैल्यू क्या है आपकी 16, की वैल्यू आपकी क्या है 16। नाउ कंपेयर करना है आपको 16 को 13 से, 13 से आप कंपेयर करोगे तो क्या कोई शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं, बिकॉज 13 इज ऑलरेडी स्मॉलर देन 16, ओके। तो 13 को आपको क्या करना है, शिफ्ट नहीं करना है, ठीक है, तो नो शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पहले पास के बाद एरे किस तरीके से एलिमेंट अरेंज है उसी ऑर्डर में सेम। नाउ पास 2 पे क्या हुआ, की वैल्यू हो गई 10 हो गई। आप ये देखो की वैल्यू हमेशा चेंज होती जा रही है, ठीक है, जो आपका की है उसकी वैल्यू हर बार चेंज होती जा रही है, ये आपको दिमाग में रखना है, ओके। तो की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब क्या कर रहे हैं, 10 को आप क्या करते हो 16 से कंपेयर करते हो, तो बिल्कुल करना पड़ेगा शिफ्ट। फिर 13 से भी करते हैं, बिल्कुल। जितने अनसॉर्टेड पार्ट में एलिमेंट जो है उनको सबको एक बार की बनाना है, उसके बाद जो सॉर्टेड पार्ट हमने क्रिएट किया उसमें हर एक एलिमेंट से कंपेयर कराना है, ठीक है। सॉर्टेड पार्ट के हर एक एलिमेंट से आपको की को कंपेयर कराना है, ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिए। उसके बाद क्या हुआ, इंसर्ट किया मैंने 10 को, पोजीशन कहाँ पे 0 पे मैंने इंसर्ट करा। उसके बाद क्या किया मैंने, एरे को क्या किया, पास किया, ठीक है, एरे आफ्टर पास 2। पास 2 के बाद एरे की क्या वैल्यू है इसको हम जरा देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका 10 13 16 11 4 इस तरीके से क्या हो गया, पास 2 के बाद ये इस ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स एरे में दिखाई देंगे। उसके बाद क्या हुआ, पास 3 आया। पास 3 में क्या किया, 11 को मैंने क्या किया 16 के साथ कंपेयर किया। उसके बाद 13 के साथ कंपेयर किया। उसके बाद 10 के साथ कंपेयर किया। तो 10 के साथ क्या 10 मेरा ग्रेटर देन है 11, नहीं, स्मॉलर है तो वहीं पे रहेगा, ठीक है, उसी पोजीशन पे। और उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारा एरे बना। उसके बाद सेम काम हम पास 4 में भी करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हो कि 4 को 16 के साथ आप कंपेयर करोगे, 4 को 13 के साथ करोगे, 11 के साथ करोगे और 10 के साथ करोगे, और 4 को कहाँ पे, जहां उसकी करेक्ट पोजीशन है वहां इंसर्ट करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, हमारा पूरा जो भी एरे था ये आपका फाइनली सॉर्टेड एरे आपको मिल गया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस करें अगर, बेस्ट केस में क्या होता है, बिग O ऑफ n होती है। बिग O ऑफ n क्यों होती है, क्योंकि उसमें आपका ये
नेक्स्ट वाला जो लूप है, ये जो जे वाले की मैंने बात की है, क्या ये लूप चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपका दिमाग में आपको रखना है। अगर आपका जो एरे दिया गया है ऑलरेडी सॉर्टेड का क्या मतलब हुआ? ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए अरेंज है, तो उस केस में आपका ये वाइल लूप नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस केस में अगर ये वाइल लूप ही नहीं चलेगा, तो आपका जो बेस्ट केस हो जाता है, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ एन होती है, बिकॉज आउटर लूप ही चल रहा है, इनर लूप नहीं चल रहा। उसके बाद एवरेज केस की बात करें तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन स्क्वायर, बिकॉज एवरेज केस का मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट्स क्या है आपके अपनी प्लेस से क्या हुए, डिस्प्लेस किए गए हैं, मतलब कुछ रैंडम ऑर्डर में अरेंजमेंट है। वर्स्ट केस का मतलब एकदम रिवर्स ऑर्डर में मिल गया, मतलब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट दिए गए हैं, एरे के जो एलिमेंट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, आपको उन्हें असेंडिंग में अरेंज करना है, बिल्कुल एकदम रिवर्स, जो आपको दिया गया है उसका एकदम आपको रिवर्स करना है। और ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होती है बिग ऑफ एन? बिकॉज इट इज एन इन प्लेस एल्गोरिदम। इन प्लेस का मतलब होता है उसी एरे में चेंज किया जा रहा है, कहीं और चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट में आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपका सॉर्टेड नंबर है, ठीक है, ये आपके सॉर्टेड नंबर है। ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने देखी, जो कि हम वर्स्ट केस के हिसाब से ही मेजर करते हैं, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको बोला लीनियर और बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंस होता है। इस पे कई बार क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आप ए कर देना, ठीक है। लीनियर की स्पेलिंग क्या होती है? ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट भी करना है और साथ ही में आपको ये भी बताना है कि लीनियर और बाइनरी सर्च जो होता है इसकी क्या इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो नाम से ही पता चलता है लीनियर का क्या मतलब होता है कि एक लाइन में एक सीक्वेंस में आपका काम हो रहा है, मतलब कि एक तरीके से एक लूप का यूज करेंगे आप। तो इसमें क्या करना पड़ता है? आपको फॉर लूप का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एरे में क्या है, एरे में हमारे पास क्या है? इंडेक्सिंग होती है। अगर हमें किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है मान लीजिए, ठीक है, और उसका मुझे बताना है कि वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, क्योंकि हमें इंडेक्स ही नहीं पता होता। अगर हमें इंडेक्स पता हो तो हम डायरेक्ट फेच कर ले, हमें जरूरत ही ना पड़े इस सर्चिंग एल्गोरिदम की। बट सर्च करने का मतलब है कि आपको बताया गया है आपको 14 फाइंड करना है, आपको एक एरे दे दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा 14 की पोजीशन बताओ, 14 का इंडेक्स बताओ। तो 14 का इंडेक्स कैसे बताएंगे? उसके लिए हमें सर्चिंग करनी पड़ेगी। तो उसे हम देखते हैं कि हम सर्चिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो वो दो तरीके होते हैं। एक तो लीनियर सर्च का मतलब हो गया कि लूप का यूज करो, बिकॉज एरे में जब भी हम एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करते हैं तो हम क्या करते हैं? लूप का यूज करते हैं, ठीक है। लूप से ही हम क्या करते हैं? सारे एलिमेंट को फेच करते हैं। बाइनरी सर्च का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ सॉर्टेड डेटा पे काम करता है। सॉर्टेड डेटा पे मतलब कि जो आपका एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो, मतलब या तो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में, उनमें हम क्या करते हैं? उसे हम स्प्लिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाफ्स में। जैसे आपने मर्ज सॉर्ट देखा होगा, वहां पे पार्टीशन किया जाता है, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर ये जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो इसी पे बेस होती हैं। बाइनरी सर्च में क्या करते हैं? हम छोटे छोटे पार्ट में उस एरे को क्या करते हैं? डिवाइड करते रहते हैं। जैसे एरे से क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट सब एरे क्रिएट करते हैं। उन सब एरे में फिर चेक करते हैं कि किस सब एरे में पॉसिबिलिटी है उस एलिमेंट के होने की, जिसमें होती है उसी को और फर्दर डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि सिंगल एलिमेंट ना बचे। ओके, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो अब हम देखते हैं लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीनियर सर्च क्या करता है? स्कैन करता है हर एक एलिमेंट को लिस्ट में सीक्वेंशियल ऑर्डर में, जब तक कि हमें टारगेट एलिमेंट नहीं मिलता। जो मैंने आपको बोला ना, लूप में क्या होगा? लूप का क्या मतलब हुआ? लूप का मतलब होता है कि आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में, मतलब वन बाय वन हर एक एलिमेंट के पास क्या कर रहे हो? ट्रेवर्स कर रहे हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जो आपका सीक्वेंशियल मैनर में सर्चिंग होती है, वही आपका लीनियर सर्च है, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च थोड़ा सा अलग होता है, काफी अलग होता है वैसे। बाइनरी सर्च रिपीटेडली डिवाइड्स द सॉर्टेड लिस्ट इनटू हाफ टू लोकेट द टारगेट एलिमेंट। जो आपकी सॉर्टेड लिस्ट दी गई है ना, जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है आपके एलिमेंट, उन्हें क्या करती है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती रहती है। डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं? दो दो हाफ में डिवाइड करते हैं। मतलब पार्ट्स का मतलब क्या हो गया कि ये मान लीजिए आपके एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपके 5 एलिमेंट्स दिए गए एरे में। इसे क्या करना? दो पार्ट में स्प्लिट करने का मतलब हो गया कि एक आपका क्या होगा? यहाँ पे मिड एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक मिड इंडेक्स बनाना पड़ेगा। उस मिड इंडेक्स से क्या होगा? लेफ्ट साइड वाला मिड इंडेक्स को इंक्लूड करके लेफ्ट साइड वाला आपका लेफ्ट सब पार्ट हो गया, और एक आपका राइट सब पार्ट, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना। मान लीजिए अगर आपके 4 एलिमेंट है तो वो दो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, ठीक है, इस तरीके से। वर्क्स ऑन अनसॉर्टेड और सॉर्टेड डेटा, दोनों में काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सॉर्टेड डेटा पे ही काम करते हैं। यही बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में मेन डिफरेंस है।
सिक्वेंशियल कंपैरिजन फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट। सिक्वेंशियल कंपैरिजन का मतलब होता है एक के बाद एक कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मैनर में। बाइनरी सर्च का मतलब होता है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, मतलब कि कंपेयर कर दिया मिडल एलिमेंट को और डिसाइड कर दिया कि किस हाफ में अगले एलिमेंट को सर्च करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड और कॉन्कर अप्रोच होता है जो मैंने आपको बताया। इसमें कंपेयर करते हैं जो मिड एलिमेंट है उससे कंपेयर करा और डिसाइड करेंगे कि फर्दर किस हाफ में मुझे क्या करना है, सर्च करना है, लेफ्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे जाना है। आपके पास दो रास्ते हैं, आपको कौन सा रास्ता पिक करना है, किस रास्ते पे आप जाओगे तो जो एलिमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। नाउ अप टू एन कंपैरिजन, इसमें आपको एन कंपैरिजन करने पड़ेंगे बिकॉज हर एक एलिमेंट पे आप जाके चेक करोगे क्या वो एलिमेंट है या नहीं है। तो ये आपका हो गया वर्स्ट केस में। इसमें क्या होगा, लॉग टू एन कंपैरिजन होंगे, ठीक है, वर्स्ट केस में, बिकॉज हम ऑलरेडी हाफ कर दे रहे हैं, ऑलरेडी हम आधा कर दे रहे हैं। हमारा जो कंपैरिजन मान लीजिए हमें 16 करने होते हैं तो ऑलरेडी वो हमने 8 कर दिए। इस तरीके से हम क्या करते जा रहे हैं, उसे हाफ करते जा रहे हैं। नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें वो बिग ओ ऑफ एन होगी और यहाँ पे लॉग एन होगी, बिकॉज जितने नंबर ऑफ कंपैरिजन है उतना ही हमें सर्च करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेस की, तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, यहाँ पे क्या होता है, आइटरेटिव में तो नहीं लगता लेकिन लॉग एन लगता है जब आप रिकर्सिव वर्जन का यूज करते हो। यहाँ पे हमें करना भी क्या है, क्वेश्चन में हमारा दिया भी गया है कि हमें रिकर्सिव फंक्शन का ही यूज करना है। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमें स्टैक बनाना होता है। स्टैक के बारे में हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा हुआ है कि स्टैक में क्या करते हैं, जितनी भी फंक्शन कॉलिंग होती है वो स्टैक नाम के डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होती है। तो रिकर्शन में क्या होता है, हम उसी फंक्शन खुद ही को बार बार कॉल करता है, तो उस केस में क्या होता है वो आपका स्टैक में स्टोर होता है। तो इसीलिए क्या होता है उस केस में लॉग एन हो जाती है। बट नॉर्मली आइटरेटिव केस रखें, अगर हम रिकर्शन का यूज ना करें तो वहां पे मतलब लूप का यूज करें तो वहां पे बिग O ऑफ 1। लेस एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट, मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज सॉर्टेड डेटा सेट। अगर डेटा सेट मेरा सॉर्टेड है और लार्ज है तो बाइनरी सर्च का यूज करेंगे, बिकॉज लीनियर सर्च उतना प्रोफिशिएंट नहीं है। बिकॉज मान लीजिए आपके पास 10 लाख एलिमेंट है तो आप 10 लाख एलिमेंट से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। 10 लाख एलिमेंट अगर बाइनरी सर्च के केस में है वो सॉर्टेड है तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे। इस तरीके से ऑलरेडी डिवाइड होते चले जाएंगे। ना बाइनरी सर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे आप एल्गोरिथम देख सकते हो। मैंने क्या किया, इस फंक्शन को क्रिएट किया, ठीक है। बाइनरी सर्च का लो का मतलब हो गया 0 इंडेक्स, हाई का मतलब जो आपकी एन की वैल्यू होती है ना वो आपकी हाई में आती है। तो उसमें क्या होता है n-1 की होती है टारगेट, जिस टारगेट एलिमेंट को आपको चेक करना है। तो सबसे पहले ये चेक करना है अगर लो की वैल्यू बड़ी है हाई से, मतलब ये वैल्यू अगर बड़ी हो गई इसका मतलब एलिमेंट वो या तो नहीं था, ठीक है, वो एलिमेंट था ही नहीं। अगर लो की वैल्यू ज्यादा हो जाए हाई से तो -1 रिटर्न करो, वरना मिड की वैल्यू आप बार बार कैलकुलेट करो। अच्छा, इस फॉर्मूले की बजाय हम किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, मैंने बताया भी हुआ है, एल प्लस, एल का मतलब लो, एच का मतलब हाई, माइनस एल डिवाइडेड बाई 2। सेम फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारा अगर कांस्टेंट दिया गया, अगर हमें ये दिया गया ओवरफ्लो से हमें बचना है, कई बार इंटीजर ओवरफ्लो भी आ जाता है, ठीक है, उससे अगर उस केस से बचना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मोस्टली हम क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं, बिकॉज कंपाइलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला ज्यादा बेनिफिशियल है इस तरीके से लिखना। मतलब फॉर्मूला तो सेम ही है, कैलकुलेशन वो सेम ही कर रहा है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है ये ज्यादा आपका प्रेफरेबल है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। नाउ अब ये बात करते हैं, हम चेक करेंगे मिड एलिमेंट को। अगर वो मेरा टारगेट हो गया तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट उसी को रिटर्न कर देना है, इंडेक्स को ना, मिड वाले इंडेक्स को ही रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर वो छोटा हुआ, अगर वो जो वैल्यू थी जो मिड एलिमेंट था वो मान लीजिए कि मेरा जो टारगेट एलिमेंट है वो छोटा है उससे, तब हमें क्या करना पड़ेगा बताओ। अगर आपके पास इस तरीके से एक एरे दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से आपको एरे दिया गया, ठीक है, मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ से एकदम डिवाइड किया और यहाँ पे वैल्यू क्या थी, आपका टारगेट था 14, ठीक है, यहाँ 14 से बड़ी वैल्यू है और यहाँ 14 से छोटी वैल्यू है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, तो टारगेट 14 है, यहाँ 14 से बड़ी वैल्यू 14 के बराबर वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे तो आप इधर ही चलोगे ना। मान लीजिए आपने क्या किया, मिड एलिमेंट क्या था, उसकी वैल्यू थी 18, तो 18 आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया 14 से। हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, मिड -1 करके लेफ्ट साइड चलेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिड +1 करके चलेंगे और राइट साइड पे चलेंगे, ठीक है, ये काम हम करेंगे। मिड एलिमेंट को हम क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे, बिकॉज मिड ऑलरेडी अगर हमारा टारगेट होता तो डायरेक्ट हम मिड ए जो एरे है, एरे का नाम और उसमें इंडेक्स मिड पास किया और हमने चेक किया क्या वो की है, तो वो नहीं था ना, इसीलिए हम मिड को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। मिड को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेकिन हम मिड को इंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए हमें कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि हमारा जो ये मिड एलिमेंट है वो जो आपका टारगेट एलिमेंट है वो नहीं है, तो मिड को जबरदस्ती इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो हम क्या करें, मिड -1 करके लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं और मिड +1 करके राइट साइड पे। अगर ये वैल्यू छोटी है तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे, लेकिन अगर बड़ी है तो या बराबर है तो फिर हम राइट साइड पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ बराबर नहीं आता, इस केस में हम बराबर चेक करेंगे। ओके, आप इधर भी कर सकते हो, बिकॉज बराबर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि बराबर वाला हम कर चुके हैं ना, ये मिड वाले पे हम देख चुके हैं। ये मेरा सी प्रोग्राम है, बिकॉज उसमें आपको बोला भी गया था कि आपको सी प्रोग्राम लिखना है। जैसे आप क्वेश्चन अगर देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में था कि आपको रिकर्सिव फंक्शन पूरा लिखना पड़ेगा, एल्गोरिथम नहीं, इंप्लीमेंट करना है। जहां इंप्लीमेंट का केस आ जाएगा वहां पे आपको सी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ये भी याद रखना है। इंप्लीमेंट अगर लिखा होगा क्वेश्चन में तो आपको सी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंप्लीमेंट नहीं लिखा है तो फिर आप उस केस में सिर्फ एल्गोरिथम लिखी है तो फिर आपको सी कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे लिखा है इंप्लीमेंट, तो हम यहाँ पे देखते हैं। हम सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बाइनरी सर्च है हमारा, उसमें हमने देखा हमारा एरे है, उसमें लो है, हाई है और यहाँ पे आपकी की दिख रही है। ठीक है, अगर लो मेरा हाई से बड़ा हो गया तो -1 रिटर्न करना है, वरना मिड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर वही काम जो मैंने वहां पे लिखा था सेम मैंने वहां पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन में जाएंगे, हमारा ड्राइवर कोड है, यहाँ पे मैंने एरे डिफाइन कर दिया, टोटल लेंथ डिफाइन कर दी, टारगेट एलिमेंट डिफाइन कर दिया, उसे मैंने पास कर दिया फंक्शन में। अगर मेरा रिजल्ट -1 है मतलब कि एलिमेंट मिला ही नहीं, बट अगर है तो हमें इंडेक्स भी मिल जाएगा जो कि रिजल्ट में होगा। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ना। अब आती है मर्ज सॉर्ट, जो मैंने आपको बोला ना, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, मतलब ये तो आपसे पूछी ही जाएंगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so the question is using the merge sort algorithm to sort the following element in ascending order। ascending order में अरेंज करना है, ये जो हमें एलिमेंट दिए गए, ये जो एरे हमें दिया गया है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद हमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बतानी है मर्ज सॉर्ट की। अगर आपने पढ़ा हो मर्ज सॉर्ट के बारे में तो आपको पता होगा इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट एक इन प्लेस एल्गोरिथम है या नहीं है, ये भी चीजें आपको पता होंगी। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन क्या आया, क्विक सॉर्ट। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ये पार्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका जो भी एक होता होगा जिसमें मोस्टली 5 मार्क्स का होता है या फिर ये 10 मार्क्स का होता है कि 5-5 दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर दिया जाए। तो मोस्टली ये सेक्शन सी में पूछा जाता है, आपके पीवाईक्यूज में आप देख सकते हैं, वहां पे ये पूछा गया है कि इसमें क्या कर दिया उन्होंने, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दोनों को क्या कर दिया, एक ही क्वेश्चन में दे दिया। तो मतलब दोनों एल्गोरिदम आपको आनी चाहिए, दोनों एल्गोरिदम किस तरीके से काम करती हैं, स्टेप बाय स्टेप उनमें हम किस तरीके से क्या करते हैं, हर एक स्टेप में क्या प्रोसेस कर रहे हैं, हर एक स्टेप में किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने क्या किया, अब ये आपके क्या होंगे, अगर आपको कोई भी एल्गोरिदम नहीं आएगी आपकी डायरेक्ट 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको रखनी है दिमाग में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट का मतलब पता है, जानते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है। मान लीजिए आपके पास ये पूरा एक एरे दिया गया है। ठीक है, एज्यूम करते हैं, और इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, आपके 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या होगा, 20 से पार्टीशन होगा, यहाँ पे कोई पिवट नहीं जनरेट होता, ये आपका क्विक सॉर्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई पिवट नहीं जनरेट होता। पिवट का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसी लोकेशन या वो एलिमेंट जिससे हमें पार्टीशन करना है, ठीक है, वो होता है हमारा पिवट। बट यहाँ पे कोई पिवट नहीं होता, यहाँ पे आपका क्या होता है, इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर फर्दर ये और 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये होगा। कब तक होगा ये डिवीजन, जब तक कि आपका सिंगल एलिमेंट नहीं बचता, बिकॉज सिंगल एलिमेंट हमेशा क्या होता है, सॉर्ट होता है, ये हमको पता है, सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड। तो जब तक कि सिंगल एलिमेंट नहीं बचता तब तक ये प्रोसेस जो होगा कंटिन्यू रहेगा। ओके, नाउ यहाँ आप देख सकते हो, ये जो आपका मर्ज सॉर्ट है, ठीक है, ये जो आपका मर्ज सॉर्ट है, यहाँ पे आप देखिए मर्ज सॉर्ट ए कॉमा लो कॉमा हाई। लो क्या होता है, लो आपका 0th इंडेक्स रहता है। हाई क्या होता है, हाई आपका जो लास्ट एकदम वैल्यू होती है ना n की, मतलब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैसे यहाँ पे कितने दिए गए हैं, यहाँ पे आपको आप काउंट कर सकते हो, तो ये है टोटल 8 एलिमेंट। ठीक है, 8 एलिमेंट आपको दिए गए क्वेश्चन में, रिमेम्बर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, 8 एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब इन 8 एलिमेंट्स में क्या होगा, जो हाई की वैल्यू क्या होगी, लो की वैल्यू तो हो गई आपकी 0। ठीक है, हाई की वैल्यू क्या होगी, हाई की वैल्यू होगी आपकी
n-1, n कितना है आपका 8 है, ठीक है, 8 एलिमेंट है, 8 - 1 मतलब कि 7। जो लास्ट इंडेक्स होता है ना वो हाई को पॉइंट करता है, ठीक है, लो आपका क्या होता है 0th इंडेक्स को पॉइंट करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मिड फाइंड किया, बिकॉज मुझे मिडल से ही सेपरेट करना है, ठीक है। मिडल से सेपरेट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 3 आएगी मिड की वैल्यू, तो ये आपका जो होगा, ठीक है, आपका मान लीजिए इस तरीके से मैं इंडेक्सिंग करूँ 0 1 3 4 और ये 5। तो हुआ क्या है यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मतलब कि 3 से आपका क्या होगा, पार्टीशन 3 वाला इंडेक्स उसमें जुड़ा रहेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होगा 3 के बाद वाले इंडेक्स जो कि होंगे आपके 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल 8 एलिमेंट है, तो वो 4 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे ना, 8 एलिमेंट आपके 4 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे देखो हमने क्या किया, मर्ज शॉर्ट, फिर उसके बाद फर्दर भी तो उसको शॉर्ट करते रहेंगे। मर्ज शॉर्ट का मतलब क्या हो रहा है, ये मर्ज शॉर्ट फंक्शन बस डिवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। बाकी ये मर्ज फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, ये जो डिवाइडेड पार्ट है इनको मर्ज कर रहा है। कैसे मर्ज कर रहा है, सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज कर रहा है। तो ये काम तो है मर्ज फंक्शन का। मर्ज सॉर्ट का क्या मतलब है, जब तक आपका सिंगल एलिमेंट ना बचे तब तक आप क्या करते जाओ, इन्हें डिवाइड करते जाओ। तो पहले लेफ्ट साइड के सारे जो भी एरे में आपका होगा, यहाँ पे जितने भी सब एरे यहाँ पे क्रिएट होंगे, जब तक कि सिंगल वैल्यू नहीं बचती, मतलब कि सिर्फ एक एलिमेंट नहीं बचता, तब तक ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद राइट में करेगा। फिर आफ्टर दैट क्या होगा, ये रिकर्शन हो रहा है, ठीक है, ये फंक्शन खुद ही को बार बार कॉल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मर्ज फंक्शन कॉल होगा। मर्ज में क्या होगा, ये मेन है, मर्ज क्या करेगा, मर्ज करेगा जो दो सॉर्टेड हाफ है उनको सिंगल सॉर्टेड लिस्ट में। जो इनिशियली क्या होता है, इसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट मिलते हैं इसको, जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है बिकॉज वो सिंगल एलिमेंट है। उन दोनों एलिमेंट को किसमें, एक लिस्ट में ये क्रिएट कर देता है जो कि सॉर्टेड होती है। जो भी स्मॉलर होगा वो पहले आएगा, जो भी लार्जर होगा बाद में। अब स्टेप बाय स्टेप सॉर्टिंग देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका पूरी ये आपका एरे एलिमेंट है। नाउ सबसे पहले क्या करना है, आपको एरे को डिवाइड करना है। हमने एरे को डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। आप देख रहे हो पहले हम पूरा डिवाइड करते जा रहे हैं, लेफ्ट हाफ को राइट हाफ को, उसके बाद सॉर्ट करना है और मर्ज करना है। अब 13 और 16 को मर्ज करेंगे तो यही आएगा आपका, ठीक है। 10 11 यही होगा, 4 12, ठीक है, 6 7 हो गया। उसके बाद इन्हें भी मर्ज करना। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक हमारा लूप लगता है जो कि होता है हमारा व्हाइल लूप। आपको करके दिखाना था किस तरीके से हो रहा है, ये एल्गोरिथम का यूज करके कैसे ये सॉर्ट होगा, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं। वरना अगर हमसे बोलता है कि एल्गोरिथम लिखो कि मर्ज सॉर्ट किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, तब आपको फिर बताना पड़ता है कि आप व्हाइल लूप का यूज करते हैं। व्हाइल लूप का यूज करके दोनों की लेंथ हम फाइंड करते हैं और 2 एरे क्रिएट करते हैं। एक आपका लेफ्ट के लिए होता है, एक आपका राइट के लिए होता है, बिकॉज वो दोनों मर्ज होंगे तभी जाके आपका एक क्रिएट होगा एरे, ठीक है। तो आपको 2 एरे वहां पे क्रिएट करने पड़ते हैं। इसीलिए मर्ज सॉर्ट जो होती है उसमें आपका क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यूज हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको टेम्परेरी एरे को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक लेफ्ट पार्ट के लिए, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो 13 और 16 के लिए क्या अलग बनेगा, 10 11 के लिए अलग बनेगा। उसके बाद जब मर्जिंग होगी तो वो ओरिजिनल एरे जो हमने पास किया उसी में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक लेफ्ट पार्ट बनाएंगे, एक राइट पार्ट बनाएंगे, उसमें हम इन एलिमेंट्स को स्टोर कराएंगे। उसके बाद जब मर्ज करेंगे दोनों की लेंथ तक ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों के एलिमेंट्स को लगातार, ठीक है। 13 को 10 से कंपेयर करेंगे, 11 से करेंगे, इस तरीके से, और जो होगा उसे सॉर्टेड ऑर्डर में क्या करेंगे, ओरिजिनल एरे में प्लेस कर देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसे मर्ज कर देंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। तो आप देखो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम अगर बात करें तो बेस्ट केस में क्या हो गया, n log n, एवरेज केस भी n log n और वर्स्ट केस भी n log n। क्योंकि मर्ज शॉर्ट में ये फिक्स है कि आपका जो एरे होगा वो 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, ठीक है। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम होगी। यहाँ पे केसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये नहीं डिपेंड कर रहा कि किस तरीके से आपको एरे के एलिमेंट दिए गए। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि आप क्या करोगे, स्प्लिट करोगे 2 हाफ में एरे को। कोई भी एरे होगा, भले वो सॉर्टेड एरे में के फॉर्म में दिया गया हो या फिर आपको अनसॉर्टेड दिया गया हो, रिवर्स ऑर्डर में दिया गया हो, आपके लिए हर केस बराबर है। आपको क्या करना है, 2 हाफ में क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। यही काम हम करेंगे। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों हो रही है, बिग ऑफ एन, बिकॉज ड्यू टू टेम्परेरी एरेज यूज ड्यूरिंग मर्जिंग। मर्जिंग के टाइम जो आप टेम्परेरी एरेज का यूज करते हो, इसलिए। नाउ वी विल सी फॉर क्विक सॉर्ट, ओके। तो क्विक सॉर्ट में क्या होता है, क्विक सॉर्ट में मैंने बोला पिवट सिलेक्शन होता है, इसीलिए क्विक सॉर्ट में आप देखो तो तीनों केसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे आपके पिवट पे डिपेंड कर रहा है ना कि पिवट कौन सा होगा। जो पिवट होगा उसके हिसाब से क्या होगा, पार्टीशन होगा। पिवट मिडल एलिमेंट भी हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है, लास्ट एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये डिपेंड करेगा पिवट सिलेक्शन पे। तो पहले पिवट को सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद जो वो पार्टीशन हो रहा है वो भी डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का एरे आपको दिया गया है, ठीक है। क्योंकि पिवट मान लीजिए मैंने मान लिया लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, और एरे जो था वो आपको रिवर्स ऑर्डर में दिया गया था, मतलब एरे जो था आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज था, आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसे क्या करना था, सॉर्ट करना था। तो अगर आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, ठीक है, वो आपको दिया गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में, और लास्ट एलिमेंट है, तो सारे एलिमेंट क्या होंगे, पहले तो वो सब राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पिवट से स्मॉलेस्ट एलिमेंट कोई होगा ही नहीं, ठीक है। पिवट ही आपका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, पिवट से सब लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस तरीके का पार्टीशन हो जाएगा कि अगर इस टाइप का आपको एरे दिया गया है, मान लीजिए इस टाइप का एरे दिया गया, ये आपने पिवट को सिलेक्ट किया, तो जो अब आप पार्टीशन करोगे तो इस साइड कुछ नहीं होगा, इस साइड आपका क्या होगा, पूरा जितने भी एलिमेंट बचेंगे पिवट को छोड़ के वो सब, ये आप समझो। तो इसमें क्या होता है एल्गोरिदम क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं, लो और हाई की वैल्यू वही रहेंगी, पिवट का इंडेक्स फाइंड करते हैं, पिवट का इंडेक्स फाइंड होगा पार्टीशन से, ठीक है। पिवट कौन सा एलिमेंट है ये डिपेंड करेगा, पिवट इंडेक्स का मतलब हो गया पिवट का करेक्ट इंडेक्स, करेक्ट इंडेक्स का मतलब करेक्ट पोजीशन जहां पिवट को होना चाहिए। एक पिवट आपने एलिमेंट आप सिलेक्ट करते हो, फिर उसकी आप क्या करते हो, करेक्ट पोजीशन फाइंड करने की कोशिश करते हो, ठीक है। उसकी करेक्ट पोजीशन निकालने का क्या तरीका होगा कि ये आपका दिया गया है पिवट, ठीक है, ये पिवट दिया, इसमें क्या होगा, जो हाईएस्ट एलिमेंट होगा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम पिवट को सिलेक्ट कर रहे हैं जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट इन द सेंस जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, अभी के लिए वो हो भी सकता है लार्जेस्ट एलिमेंट, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो लास्ट में प्रेजेंट है, हो भी सकता है लार्जेस्ट, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो लास्ट में प्रेजेंट है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपका ये प्रेजेंट होगा हाई एलिमेंट, ठीक है, उसको मैंने मान लिया पिवट है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो -1, लो -1 का मतलब क्या हो गया, लो की वैल्यू मान लीजिए 0 भी हुई तो आई की वैल्यू -1 है इस समय, ठीक है। यहाँ पे दो हमें पॉइंटर क्रिएट करने पड़ेंगे, एक आई और एक जे। आई होगा वही आपका जो होगा वो आपका करेक्ट इंडेक्स होगा पिवट का, ठीक है, आई की वैल्यू। तो आई को पहले सबसे पहले मैंने -1 कर दिया कि किसी भी इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रही। अब उसके बाद मैंने क्या किया, जे को पूरा ट्रेवर्स कराया, ठीक है, जे पॉइंटर का यूज करके मैंने पूरा एरे ट्रेवर्स कराया, और उसमें मैंने क्या किया, चेक किया कि अगर पिवट से छोटा एलिमेंट है, ठीक है, तो आपको आई को बढ़ाना है, क्योंकि पिवट को मुझे कहाँ पहुंचाना है, उसकी करेक्ट पोजीशन पे ना। अगर उससे बड़ा एलिमेंट मिलेगा तो क्या करना है, मुझे उन्हें स्वैप कर देना है, जो मेरा आई है आपका, ठीक है, और ये आपका जे, ठीक है, ये था आपका, इसके हिसाब से ही देखते हैं ना, एक काम करते हैं इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका क्या बन गया, पूरा एरे बन गया। अब मैंने क्या किया, मैंने लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया था, ठीक है, मैंने आई और जे यहाँ पे रख दिया, आई की वैल्यू इनिशियली तो -1 है ना, तो अब 2 क्या, मेरा जो 2 है यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू तो 15 है, ठीक है। पिवट आपकी वैल्यू क्या है, पिवट की वैल्यू क्या है, पिवट की वैल्यू है 2, ठीक है, ये आपका पिवट है। अब पिवट क्या आपका बड़ा है इससे, 15 से, नहीं, इनिशियली जे भी यहाँ होगा, ठीक है, इनिशियली क्या ये बड़ा है, नहीं, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब क्या करेंगे, अब जब आपका 2 बड़ा नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, स्वैप करना है, मुझे ए आई को और ए जे को स्वैप करना है, तो मुझे 2 को यहाँ पे लाना पड़ेगा। सॉरी, ए आई क्या है आपका, ए आई तो आपका अभी क्या है, आई आप पहले इंक्रीज करोगे, 15 को क्या करोगे, 15 के साथ ही स्वैप करोगे, ठीक है, 15 को 15 के साथ ही आप क्या करोगे, स्वैप करोगे। तो क्या ये पॉसिबल है 15 को 15 के साथ स्वैप करना? अगर ये छोटा होता तो हम क्या करते, इस तरीके से करते, लेकिन क्या ये छोटा था, नहीं। 2 आपका अगर छोटा होगा ना तब हम ये करेंगे, तो ये 15 तो आपका क्या हो गया, ये छोटा नहीं है 2 से, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद हमने फिर चेक किया, अब उसके बाद जे आपका यहाँ पे आ गया, आई भी आपका यहाँ पे आ गया, अब 22 चेक किया, क्या 22 मेरा पिवट से छोटा है, नहीं, 22 भी पिवट से छोटा नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 22 और 22 को, ठीक है। 30 क्या मेरा पिवट से छोटा है, नहीं, 30 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे 1 पे, 1 मेरा पिवट से छोटा हो गया,
ठीक है, 1 अगर मेरा पिवट से छोटा हो गया, अभी तक कुछ नहीं था, कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, बट 1 मेरा छोटा है, तो अब मेरा 2 कहाँ पे आ जाएगा, मेरा 2 जो होगा, ठीक है, तब तक आई की वैल्यू अभी भी मान लीजिए आपकी क्या है, -1 ही है, तो आई की वैल्यू 0 होगी। जे की वैल्यू आपकी क्या है, जे की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, जे यहाँ पे पहुंचा। अब क्या करेंगे, ए जे जो होगा, ये तो आपका 15 हो गया, ये आपका क्या हो गया, जे की बात करें अगर ए ऑफ जे, तो ए ऑफ जे क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है, ये वाला। तो 1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्वैप करना पड़ेगा 15 से, तो 1 को अगर मैंने 15 से स्वैप किया तो 1 इधर आएगा, 15 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम 3 के लिए चेक करेंगे, 9 के लिए, फिर 2 के लिए, 2 के लिए बराबर हो गया, तो 2 आपका आप कहाँ पे आ जाएगा, 2 आपका यहाँ आ जाएगा, 1 और 2, ठीक है। बाकी सब 2 से क्या होंगे, बड़े होंगे। आप ये देखो, मुझे क्या करना था, मुझे 2 से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को लेफ्ट साइड में करना था और 2 से लार्जेस्ट एलिमेंट को राइट साइड में करना था, यही मैंने किया। 2 से जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट थे उन्हें मुझे कहाँ करना था, लेफ्ट साइड में, और 2 से जो लार्जेस्ट एलिमेंट थे उन्हें मुझे राइट साइड पे करना था, यही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 1 ही है जो 2 से छोटा है, बाकी जितने भी एलिमेंट यहाँ पे आपको दिए गए हैं वो सारे क्या है, 2 से बड़े हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब मुझे पिवट का इंडेक्स अगर मुझसे पूछा जाए, करेक्ट पोजीशन वो क्या होगी, करेक्ट पोजीशन होगी पिवट की आपकी 1, ठीक है, ये तो करेक्ट पोजीशन होगी जहां पे पिवट होना चाहिए आपका। तो मुझे क्या करना है, मुझे अब 1 पे क्या करना है, मुझे हाई वाले को इसको स्वैप कर देना है, ठीक है, इसको 2 को और इसको स्वैप कर देना है, ओके, और रिटर्न कर देना है i+1, तो i+1 मैंने रिटर्न करा, वही मेरी करेक्ट पोजीशन थी, वहीं पे मेरा 2 आ गया। तो आप देख रहे हो पिवट अपनी करेक्ट जगह पे आ चुका है, ठीक है। जरूरी नहीं है पिवट के लेफ्ट साइड और राइट साइड एलिमेंट अभी अरेंज हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हो, नहीं, पिवट लेकिन अपने करेक्ट इंडेक्स पे आएगा। तो पिवट का इंडेक्स हर बार फाइंड करना है और क्या करना है, स्प्लिट करते जाना है। तो स्प्लिट करेंगे यहाँ पे, तो 1 वाला इधर पे हो जाएगा, बाकी 1 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट होंगे वो पूरे इस लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, यही काम हमें करना है। अब हम देखते हैं इनिशियल एरे जो था हमारा, वो है आपका, देखिए ये 15, 22, 30, 10, 15, 64, ये था आपका इनिशियल एरे। अब पिवट क्या है मेरा, लास्ट एलिमेंट 2 है। अब मैंने क्या किया, ये हो गया आपका लेफ्ट पार्टीशन, ये हो गया आपका राइट पार्टीशन। 2 जो होगा वो मेरा करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, मैंने आपको करके भी दिखा दिया ना ताकि आपको समझ आए। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे लेफ्ट साइड को सॉर्ट करना है, तो उसमें तो सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट ऑलवेज सॉर्टेड, और राइट में मुझे क्या करना है, राइट वाले को सॉर्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद कॉन्टिन्यूसली रिकर्सिवली मुझे क्या करना है, डिवाइड करते जाना है और सॉर्ट करते जाना है, ठीक है, जब तक सारे पार्टीशन कंप्लीट नहीं होंगे तब तक मुझे यही काम करना है, जो मैंने यहाँ पे किया 2 के लिए, यही काम मुझे आगे भी जितने भी हैं उन सब के लिए यही काम करना है। अब उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं अगर, तो बेस्ट केस की होती है n log n, बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n log n, एवरेज केस की क्या है, ये भी n log n, लेकिन वर्स्ट केस की क्या है, n², बिकॉज when pivot is always smallest और largest element, तो बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके लेफ्ट साइड। तो इसमें क्या होता है, वर्स्ट केस में आपका मान लीजिए टोटल n एलिमेंट है, ठीक है, मान लीजिए टोटल आपके पास n एलिमेंट है, वो हमेशा क्या होंगे, n-1 में स्प्लिट होंगे, फिर उसके बाद n-2 में स्प्लिट होंगे। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये पूरी आपकी सीरीज बन जा रही है। इस सीरीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बिग ऑफ n² ही मिलेगा, ठीक है, टोटल अगर आप सम निकालोगे कितनी बार आपको ये काम करना पड़ रहा है तो वो n² ही होगा। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो रिकर्शन वाला जो एक स्टैक होगा वो तो आपका क्रिएट होगा ही होगा, ठीक है, स्टैक आपका डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है रिकर्शन के लिए, तो वो तो क्रिएट होगा ही, जिसमें क्या होगी, जो भी आपकी यहाँ फंक्शन कॉल आप यूज कर रहे हो वो सारी फंक्शन कॉल क्या होंगी, वहां पे आपकी नोट डाउन होंगी जितनी बार आप कॉल कर रहे हो, तो लॉग एन वाला उधर पे चला जाएगा, तो उतना स्पेस ये क्रिएट करेगा। लेकिन मर्ज सॉर्ट से स्पेस कम है, मर्ज सॉर्ट में डायरेक्ट बिग ऑफ एन हो जाता था, बिकॉज वहां पे आप एरे क्रिएट करते थे। अब बात आती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्विकसॉर्ट क्या स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है या नहीं है, तो नहीं, क्विकसॉर्ट एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। अगर आपने ये कोर्सेज में पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर आपने डिटेल में क्विकसॉर्ट को पढ़ा है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पूछा क्या गया है आपसे कि देखिए, ड्यूरिंग पार्टीशनिंग क्या होता है, एलिमेंट जो होते हैं जिनकी इक्वल वैल्यू है उन्हें क्या कर दिया जाता है, स्वैप कर दिया जाता है, तो उनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज हो सकता है। इस टेबल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर आपके एरे में 2 4 प्रेजेंट है, ठीक है, अब ये 1 इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ये 2 इंडेक्स पे, तो 4 क्या इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड बोले या वैल्यू बोले वो तो सेम है ना,
इंडेक्स ही अलग अलग है ना, वैल्यू तो सेम है। तो इनका जो ऑर्डर होगा ये अगर यही मेंटेन रहता है, ठीक है, अगर किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम में यही ऑर्डर मेंटेन रहता है तो वो आपकी स्टेबल होती है। लेकिन क्विक सॉर्ट जो होता है उसमें चेंज हो सकता है, बिकॉज वो पिवट पे डिपेंड कर रहा है, पिवट के साथ वो स्वैपिंग कर सकता है। तो पार्टीशनिंग के टाइम क्या होता है, जो एलिमेंट है जिनकी इक्वल वैल्यू है वो भी स्वैप हो सकते हैं और उनका जो रिलेटिव ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो दो एलिमेंट हैं जिनकी वैल्यू सेम है उनका ओरिजिनल ऑर्डर जो होता है इनपुट लिस्ट में वो गारंटीड नहीं होता टू बी प्रिजर्व इन द आउटपुट लिस्ट। तो जो दो एलिमेंट हैं जिनकी वैल्यू सेम है और उनका जो ओरिजिनल ऑर्डर है, ठीक है, इनपुट लिस्ट में, वो गारंटीड नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में प्रिजर्व रहेगा या चेंज भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम देखें तो मर्ज शॉर्ट से जो आपका आउटपुट आता है वो ये आता है, क्विक शॉर्ट से आपका आउटपुट ये आया। लेकिन बस यहाँ पे चेंज क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का चेंज है। यहाँ पे एन लॉग एन है हर केस में, यहाँ पे आपके केसेस पे डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिल रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज्यादा यूज होती है मर्ज शॉर्ट में, क्विक शॉर्ट में कम होती है। ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल नहीं है। और ये पूरा क्वेश्चन क्या था आपका, एक क्वेश्चन था, बिकॉज ये क्या था, जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन, उनमें ये इंक्लूडेड था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी चलेगा किस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा आंसर देना है। ओके ना, अब बात करते हैं इसकी हैशिंग जो होता है, ये आपका प्रोबिंग है वैसे, ये हैश फंक्शन है बेसिकली। तो जब हम इसको पढ़ रहे थे तभी हमने कहा था इसमें क्या होगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ भी लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके एक दो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो आप स्किप नहीं कर सकते इस टॉपिक को भी। अब बात करते हैं कीज की। तो ये आपकी कीज दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसको हम समझते हैं सबसे पहले। द कीज are inserted into an initially empty hash table of length 15 है। ठीक है, ये देखिए आप, हैश टेबल है, इसमें इंडेक्स होता है और वैल्यू होती है, ये होती है आपकी हैश टेबल। ठीक है, रिमेंबर दिस, इसी तरीके से आपकी हैश टेबल होती है। नाउ इसमें क्या कर रहे हैं, यूजिंग ओपन एड्रेसिंग विद हैश फंक्शन k इक्वल टू k mod 10 एंड लीनियर प्रोबिंग। हमें क्या करना है, हमें ये जो कीज हमें दी गई है, हमें इन्हें जो इनिशियली हमारी एम्प्टी है हैश टेबल उसमें क्या करना है, इंसर्ट करना है, जिसकी लेंथ है 15। किसका यूज करना है, ओपन एड्रेसिंग का, और हैश फंक्शन भी दिया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब आपको बताना है रिजल्टेंट हैश टेबल क्या होगी जो यहाँ पे बनी हुई है। अब उसके बाद क्या करना है, ठीक है, डिफरेंस भी बताना है कि लीनियर और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में अंतर क्या होता है। आपको तो लीनियर प्रोबिंग से बताना है, लेकिन इन दोनों में फिर डिफरेंस भी बताना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंसर्शन जो होता है इनिशियली जो एम्प्टी हैश टेबल है ओपन एड्रेसिंग के थ्रू लीनियर प्रोबिंग से, जिसमें हैश फंक्शन दिया गया है, तो प्रोब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, प्रोब सीक्वेंस होगा आपका आई की वैल्यू क्या होगी, आपकी टोटल 0 से स्टार्ट होगी और कब तक जानी है, वो आपका 15 तक ही जाएगी टोटल वैसे भी। ठीक है, क्योंकि टोटल 15 तक ही हम जा रहे हैं। ठीक है, एच के प्लस आई का मॉड 15, मतलब 15 के अंदर ही रहना है। इसका मतलब ये है कि जो लेंथ है टेबल की वो 15 ही है, तो 15 के अंदर ही एक तरीके से सर्कुलर मैनर पे हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे। अब बात करें कीज की ऑर्डर में, तो ये आपकी 12 है, 17, 13, 2, ये कीज हैं आपकी। अब इन्हें हमें कौन से प्लेसेस पे इंसर्ट करना है ये भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 17 के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, 17 के लिए अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो अगर आप देखो जो आपका 7 हुआ, 17 का मतलब क्या हो गया, इंडेक्स 7 हो गया। तो 17 को हम क्या करेंगे, 7 पे प्लेस करेंगे। क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। सो हियर अब हमें क्या करना था, हमें ये पता करना था, भाई देखो अब हैश टेबल में दो चीजें हैं, एक तो है आपका इंडेक्स और दूसरी है आपकी वैल्यू। अब आपको क्या करना है, आपके पास इंडेक्स है, ठीक है, आपको क्या करना है, इंडेक्स फाइंड करना है, की आपको दी गई है, तो की के थ्रू हमें क्या करना है, इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करना है। कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स पे जाएगी ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो की वाली चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जैसे 17 का क्या किया मैंने, 17 का एक तरीके से मैंने क्या किया, 17 मॉडुलो 10 क्या होगा ये, अब मुझे बताओ, ये आपका, ठीक है, 7 आएगा। ठीक है, वही चीज 13 का यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मॉडलो वैसे तो हम क्या कर रहे हैं, मॉडलो यहाँ पे आपको 15 दिख रहा होगा, बट यहाँ पे हम क्या करें, मॉडलो एक तरीके से 10 का ले रहे हैं। जैसे 2 वाला इंडेक्स तो 2 पे ही रहेगा, जो 10 से ज्यादा वैल्यू होती है उसमें हम क्या कर देते हैं, 10 से मॉडुलो ले लेते हैं, ताकि वो आउट ऑफ बाउंड ना चली जाए। ठीक है, इसीलिए अब वो 7 पे ही आ गया आपका। ठीक है, 17
2 वाला आपका 2 पे, 5 वाला आपका 5 पे आ गया, ठीक है। 43 आपका कहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा। जो लास्ट में जब आप जैसे 10 से डिवाइड करना है बस आपको उस वैल्यू को, और आपको पता चल जाएगा किस इंडेक्स पे आपको भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जैसे बात क्या आई कि 3 पे आया, बट 3 तो ऑक्यूपाई है, क्योंकि ये भी हो सकता है ना एक इंडेक्स पे एक से ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो एक इंडेक्स पे एक ही वैल्यू को रखना है, तो ऑक्यूपाई भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका 4 वाला है, यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये 3 वाला तो ऑक्यूपाइड था, फिर हम गए 4 पे, ठीक है। 4 वाले पे भी था, 5 वाले पे भी था, फिर 6 वाला एम्प्टी था। तो जो इंडेक्स ऐसे करस्पॉन्डिंग जो हमें एम्प्टी मिलेगा उस पे हम रख देंगे, तो हम कॉन्टिग्यूअस मैनर में चेक करते जाएंगे, अच्छा स्पेस है, तो ये वाली चीज होती है, ठीक है। तो अब जैसे आपका ये 43 वाली चीज है, ठीक है, तो इंडेक्स 3 पे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ऑक्यूपाई है। प्रो 4 ये आपका अकरेंस आप देख रहे हो 4 पे है, फिर 5 पे है, उसके बाद आप देख रहे हो 6 पे, तो 43 कहाँ है आपका इंडेक्स 6 पे, ओके नाउ। अब बात करते हैं 15 वाले की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 वाला 5 पे आएगा, लेकिन लगातार 5 6 7 8 ऑक्यूपाई है, तो वो कहाँ आएगा, जहां उसको जगह मिलेगी वो है 9, ठीक है। तो बिल्कुल नेक्स्ट जो आपका एम्प्टी स्पेस होता है उस जगह पे हम क्या करेंगे, 15 को प्लेस कर दिया। तो हमने क्या किया, 15 को इंडेक्स 9 पे प्लेस कर दिया। अब हम बात करें हैश टेबल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से लेकर के 14 तक सारे इंडेक्स है और ये वैल्यू है। अब ये बात करते हैं लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में अंतर क्या होता है, इस पे हम बात करें। तो प्रोब सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, तो प्रोब सीक्वेंस पे आप देख सकते हो लीनियर प्रोबिंग में, तो लीनियर प्रोबिंग में ये चीज होती है, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टेप 1+1 एक तरीके से इंक्रीमेंट होगा, 1/1 इंक्रीमेंट होगा हर प्रोब में, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब ही होता है कि लाइन में कोई चीज हो रही है, 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से ये हो गई लीनियर प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की बात करूं तो आपका क्या होगा, स्क्वायर में होगा, एक्सपोनेंशियल पे आप बात करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देखें 1 फिर 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर, इस तरीके से काम होगा, ठीक है। क्लस्टरिंग बिहेवियर की बात करें अगर, यहाँ पे आप देखो लीनियर प्रोबिंग सफर्स फ्रॉम प्राइमरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टरिंग से होता है जैसे कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक जो है वो ग्रो कर रहे हैं और बहुत सारी सब सीक्वेंट कीज को क्या कर रहे हैं, प्रोब कर रहे हैं थ्रू दी सेम ब्लॉक से, डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस, जिससे क्या हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड हो रही है। क्या हो रही है, आपकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रही है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की बात करूं तो ये रिड्यूस करती है प्राइमरी क्लस्टरिंग को। डिफरेंट इनिशियल हैशेस are less likely to join the same long block, but keys with the same initial hash follow the same probe sequence. Secondary clustering can still occur. लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है, लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है, प्राइमरी क्लस्टरिंग होती है, मतलब कि कॉन्टिगस जो ब्लॉक हैं वो ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, जो आपकी सब्सिक्वेंट कीज हैं उन्हें क्या करते हैं, प्रोब करते रहते हैं सेम ब्लॉक से, जिससे परफॉर्मेंस जो होती है वो डिग्रेड होती है। लेकिन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या होता है, प्राइमरी क्लस्टरिंग को हटा दिया जाता है, जो इनिशियल हैशेस हैं उन्हें उनका यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं सेम लॉन्ग ब्लॉक में, बट कीज विद सेम इनिशियल हैश फॉलो द सेम प्रोब सीक्वेंस। जिनका हैश जो सेम होता है, जो की है उनका इनिशियल हैश सेम है, उनका प्रोब सीक्वेंस भी सेम होता है। तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग कैन स्टिल अकर, तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग अभी भी हो सकती है, ओके। अब क्या है, कवरेज ऑफ table or guarantee to find a free slot. So linear probing will probe every slot before repeating. If table not full, it will find an empty slot provided table size step are co-prime. Okay. Now quadratic probing does not necessarily probe all slots. It may fail to find an empty slot if even if one exists unless certain condition hold. So choose table size and constant so that probe sequence visit enough distinct slots. ठीक है, यूज प्राइमरी टेबल साइज और रिस्ट्रिक्टिंग लोड फैक्टर। नाउ परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड बोथ हैव expected O of 1 average time per operation when load factor alpha is small, but linear probing degrade faster, alpha increases because of primary clustering. Quadratic probing tends to maintain better average probe length for moderate alpha. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इससे आपके मोस्टली मैं बोलूँ आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे प्रोबिंग से, ये काफ़ी ज़्यादा बहुत हाईलाइटेड टॉपिक नहीं है मैं अगर बोलूँ, और बहुत पूछा भी नहीं जाता एग्जाम से। तो अब ये वाली जो चीज़ हो गई, ठीक है, तो ये इतनी नहीं पूछी जा रही है आपसे। अब आप यहाँ पे देखो इम्प्लीमेंटेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी यूसेज स्लॉट्स, तो यहाँ पे हम देखें तो जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन की मैं बात करूं, अगर लीनियर प्रोबिंग सिंपलर टू इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की बात करें तो केयरफुल चॉइस होती है कांस्टेंट और टेबल साइज की, कॉमनली यूज टू रिड्यूस क्लस्टरिंग व्हेन ओपन एड्रेसिंग इज डिजायर्ड। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का यूज करते हैं हम कांस्टेंट को, जो चॉइस होती है, ठीक है, उसकी काफ़ी केयरफुल चॉइस होती है कांस्टेंट की। टेबल साइज जो है कॉमनली यूज इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप क्लस्टरिंग को रिड्यूस कर सके और ओपन एड्रेसिंग जो है आपकी डिजायर्ड वो आपको मिल जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हैशिंग की।
explain division method to compute hash function and also explain the collision resolution strategies used in hashing. Write an algorithm for heap sort. Use heap sort algorithm. Sort the following sequence. ये आपका सीक्वेंस है 18, 25, 45, 34, 36, 51, 43, 24. ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है. आपको क्या करना है, इसे एल्गोरिथम लगानी है हीप शॉर्ट. हैशिंग इंपॉर्टेंट होता है, हैशिंग हीप शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इसमें हम देखते हैं कि हम करते कैसे. अभी हमने देखा हैश टेबल में किस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है. अब चेक करते हैं कि हैशिंग क्या होती है. हैशिंग एक आपकी टेक्निक है जो क्या करती है, जो कीज होती हैं उन्हें उनकी फिक्स साइज टेबल कॉल्ड हैश टेबल यूजिंग अ हैश फंक्शन. एक हैश फंक्शन का यूज करते हैं जिससे करस्पॉन्डिंग कीज को, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को करस्पॉन्डिंग कीज पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. ये काम होता है हैशिंग का. तो हैशिंग एक तरीके से एक डेटा स्ट्रक्चर ही है आपका. ठीक है, हैश टेबल एक क्रिएट करता है जो कि एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर ही है. जैसे कि हमारा एरे होता है. ठीक है, एरे में हमने देखा हुआ है कि हमारे इंडेक्स होते हैं, वैल्यू होती है, वैसे ही एक हैश टेबल होती है. ठीक है, अब बात करते हैं, हर एक जो की है वो ट्रांसफॉर्म होती है इनटू एन इंडेक्स. ईच की इज ट्रांसफॉर्म इनटू एन इंडेक्स कॉल्ड हैश एड्रेस यूजिंग अ हैश फंक्शन. हैश फंक्शन का यूज करके हर एक जो की है उसे हम एक तरीके से, एक लोकेशन है ना, इसीलिए उसका नाम रख दिया हैश एड्रेस. जिस जगह पे वो की आपकी क्या होगी, स्टोर होगी, उस इंडेक्स का नाम क्या है, हैश एड्रेस. Division method for hash function. In this method, the hash value is obtained by dividing the key by the table size, taking the remainder. मैंने बोला ना, टोटल आपकी जितनी टेबल साइज है उससे आप क्या करते हो, मॉडुलस निकालते हो. ठीक है, तो हमेशा हम यही करते हैं कि टेबल साइज से क्या करते हैं, हम मॉडुलस निकालते हैं. ओके, वही काम हमें करना है. जो भी आपकी की है, जिस भी की को स्टोर करना है. तो ये आपकी हैश वैल्यू हो गई, ये आपकी के आपकी की वैल्यू हो गई, और एम आपका साइज हो गया. अब जैसे मान लीजिए एम की वैल्यू अगर 10 है और की आपकी 43 है, तो 43 mod 10 कितना होगा, 3. ठीक है, साइज ऑफ टेबल से क्या किया, मॉडुलस निकाला हमने. और की आपकी क्या थी, ये आपकी की वैल्यू थी जो कि थी आपकी 43. ठीक है, वो आपकी की वैल्यू थी. और एच के क्या है, ये हैश फंक्शन है, इसे ही हम हैश वैल्यू बोल रहे हैं. तो 43 विल बी स्टोर्ड एट इंडेक्स 3. लेकिन अगर जगह नहीं हुई इंडेक्स 3 में, तो जो नेक्स्ट होगा जहां पे हमें एम्प्टी स्पेस मिलेगा, हम वहां पे स्टोर कर देंगे. ठीक है, नाउ कोलिजन की बात करें. कोलिजन कब होगा, कोलिजन का मतलब होता है सेम ही इंडेक्स पे अगर आपको दो वैल्यूज को स्टोर करना है, जो कि क्या होगा, मान लीजिए जैसे 12 और 22, दोनों का रिमाइंडर अगर हम m की मान लें, साइज जो है टेबल की वो 10 है, तो 2 आएगा. लेकिन 2 पे तो दोनों को स्टोर नहीं कर सकते, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें किस तरीके से डिफरेंट एड्रेस फाइंड करने पड़ेंगे दोनों के लिए, तो वो हम देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कोलिजन के केसेस में ही हम इन लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, ओपन एड्रेसिंग, क्लोज एड्रेसिंग, इन टर्म्स का यूज करते हैं. ओके, तो कोलिजन अकर करता है व्हेन टू डिफरेंट कीज हैश टू द सेम इंडेक्स, हैश टू द सेम इंडेक्स और मैप टू द सेम इंडेक्स. जैसे m की वैल्यू आपकी 10 है, यहाँ पे आप देखो 12 और 22 दोनों का इंडेक्स जो आ रहा है, जहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वो सेम आ रहा है. ठीक है, जबकि की वैल्यू दोनों की अलग अलग है, लेकिन दोनों की जो इंडेक्स आया वो सेम आ गया, तो कोलिजन होगा. नाउ अब क्या करेंगे, व्हेन कोलिजन अगर वी नीड टू फाइंड अनदर अवेलेबल ऑप्शन पोजीशन ऑन द टेबल, सो ओपन एड्रेसिंग. इफ द डिजायर्ड लोकेशन इज ऑक्यूपाइड, प्रोब अनदर स्लॉट यूजिंग अ सीक्वेंस. अगर डिजायर्ड लोकेशन ऑक्यूपाई है, मतलब पहले हमने 12 को क्या किया, स्टोर कर दिया इंडेक्स 2 पे, अब 22 को नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट डिजायर्ड लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जो कि एम्प्टी हो. ठीक है, एम्प्टी स्लॉट एक फाइंड करना पड़ेगा. तो लीनियर प्रोबिंग में हम यही करते हैं. लीनियर प्रोबिंग में क्या हो रहा है हमारा, अब हम क्या कर रहे हैं, एम से क्या कर रहे हैं, मॉडुलस निकाल रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हम देखें जैसे प्राइमरी क्लस्टरिंग है, ये क्या है आपका, मूव सीक्वेंशियली टू नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट. तो प्रॉब्लम क्या था आपका, प्राइमरी क्लस्टरिंग. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की बात करें, तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में आई का क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से स्क्वायर निकाल रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 4, 9, 16 इस तरीके से. तो ये क्या है, आपकी सेकेंडरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम है, ये आपकी प्राइमरी क्लस्टरिंग की है. अब डबल हैशिंग की बात करें, डबल हैशिंग में क्या होता है, दो हैश फंक्शन होते हैं हमारे. ठीक है, ये हो गया आपका 1 और ये आ गया इस तरीके से. तो ये क्या करता है, क्लस्टरिंग को रिड्यूस करता है, जो फर्दर क्लस्टरिंग हो रही है उसको रिड्यूस करता है. हर टेबल का जो इंडेक्स है वो एक कंटेन करता है एक लिंक्ड लिस्ट को. ओके, अगर मल्टीपल कीज हैं वो सेम इंडेक्स को हैश कर रही हैं, तो दे आर स्टोर्ड इन द सेम लिस्ट एट दैट इंडेक्स. ओके, तो डबल हैशिंग की बात करें, जैसे आपके दो हैश फंक्शन है. ओके, दो हैश फंक्शन है, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका बन गया ये आपका फंक्शन है. इस फंक्शन के थ्रू ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्लॉट होगा उसको फाइंड करेंगे. अभी तक लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है, नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट ढूंढ लेते हैं प्राइमरी क्लस्टरिंग. इसमें क्या करते हैं, स्क्वायर के हिसाब से, जैसे 1 है फिर 4 पे जाएंगे, फिर 9 पे जाएंगे, इसका मतलब क्या है, 1 है तो फिर 2 पे देखेंगे, फिर 3 पे देखेंगे, ये समझिए. यहाँ पे क्या करना है, डबल हैशिंग में यहाँ पे हैश के अंदर हैश यूज हो रहा है.
दो हैश फंक्शन यूज हो रहे हैं ताकि क्लस्टरिंग ही ना हो। अभी तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्लस्टरिंग हो रही थी, हम चाह रहे हैं कोई क्लस्टरिंग ही ना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो जैसे ये सेपरेट चेनिंग की मैं बात करूँ, ठीक है, सेपरेट चेनिंग में हर टेबल जो इंडेक्स है वो कंटेन करता है एक लिंक लिस्ट को। जैसे मैंने बोला ना, कई बार आप देखोगे जब कभी भी आप हैश डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, वहां पे आपको यही मिलेगा कि लिंक लिस्ट के फॉर्म में हर एक इंडेक्स पे एक लिंक लिस्ट क्रिएट की जाती है, जो सेम वैल्यूज हैं, जो सेम इंडेक्स को मैप कर रही हैं, उन्हें एक तरीके से एक लिंक लिस्ट की तरह नोड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो ईच टेबल कंटेन अ लिंक लिस्ट, if multiple keys has to same index, they are stored in the same list at that index। तो लिस्ट क्रिएट करना, यहाँ तो हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं। एडवांटेज क्या है हैशिंग का, कि डेटा एक्सेस आसान हो जाता है। देखिए ओ ऑफ वन टाइम में, जैसे कि एरे में हम डेटा को एक्सेस करते हैं इंडेक्स के थ्रू, तो उसमें भी हमें क्या लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, बिग O ऑफ वन लगता है, वैसे यहाँ पे भी बिग O ऑफ वन लग रहा है। एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन एफिशिएंट हो जाते हैं। सुटेबल फॉर लार्ज डेटा स्टोरेज, जो डेटा स्टोरेज है लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए हैशिंग का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हीप शॉर्ट क्या होता है। हीप शॉर्ट का मतलब होता है, ये फंक्शन आपका क्या करेगा, एक मैक्स हीप को क्रिएट करेगा एरे से, क्योंकि आपको तो एरे ही दिया जाता है, आपको उसी से ट्री बनाना है, उसी से ग्राफ बनाना है, उसी से हीप बनाना है। अब जैसे आई है, ठीक है, आई क्या करेगा, आपका पूरा एन तक जाएगा डाउन टू टू, तो एन से स्टार्ट होगा टू तक जाएगा, और ए वन और ए आई को हम स्वैप करेंगे और रिड्यूस करेंगे हीप साइज को बाई वन, और कॉल करेंगे हीपीफाई को। हीपीफाई क्या करेगा, लेफ्ट इंडेक्स क्या होता है, जैसे अगर मेरा ट्री आई पे है, ठीक है, रूट नोड मेरा आई पे है, तो लेफ्ट वाला कहाँ होता है, टू आई पे होता है, और राइट वाला कहाँ होता है, टू आई प्लस वन पे। ठीक है, रिमेंबर दिस। तो वही काम हो रहा है। अब जैसे लार्जेस्ट वाला है वो आपका आई पे है मान लीजिए, लेकिन अगर जो लेफ्ट वाला है, ठीक है, वो एन से छोटा है और उसकी जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट से बड़ी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लार्जेस्ट को लेफ्ट से क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट में क्या हो जाएगी, लेफ्ट वाली वैल्यू आ जाएगी। यही केस अगर राइट के साथ भी है, तो क्योंकि लार्जेस्ट पे मुझे रूट एलिमेंट को हाईएस्ट रखना है, रूट पे जो वैल्यू हो वो लेफ्ट वाले और राइट वाले से सबसे ज्यादा हो। मैक्स हीप का मतलब होता है जो सबसे ऊपर जो आपका वैल्यू है, ठीक है, रूट पे, वो सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी मैग्नीट्यूड में एज कंपेयर टू अदर जो भी वहां पे नोड प्रेजेंट है ना, जितने भी उन नोड से जो रूट की वैल्यू होगी वो सबसे हाईएस्ट होगी। ये हमें मेंटेन करके चलना है। ठीक है, अगर लार्जेस्ट जो है वो मेरा आई के बराबर नहीं हुआ, मतलब कि वो लेफ्ट और राइट से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, मतलब लेफ्ट और राइट की वैल्यू उसने स्टोर करी है, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा लार्जेस्ट वाले इंडेक्स से इसको। ठीक है, जो भी वैल्यू लेफ्ट वाले नोड पे अगर जाए, जैसे यहाँ पे 43 है और यहाँ पे 47 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका 50 है, तो सबसे पहले तो इससे स्वैप होगा और फिर उसके बाद इससे होगी। तो लार्जेस्ट की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे 50 लाएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे 47 है और यहाँ पे 43 हो जाएगा। ये आपका हीपीफाई को फिर से कॉल कर देगा नेक्स्ट इंडेक्स के लिए। आप 47 पे यही काम करेंगे, हर एक नोड के चाइल्ड के साथ यही हम चेक करेंगे कि उसके चाइल्ड से उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यही काम है हमारा। और हीप शॉर्ट क्या करता है, हीप शॉर्ट मैक्स हीप को क्रिएट करता है एरे से, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से एक इंडेक्स प्लस तक, मतलब टू तक हम जाते हैं, और हम क्या करते हैं, वन वाले को आई वाले से स्वैप कर देते हैं। सबसे लास्ट में जो प्रेजेंट है उसको सबसे पहले वाले से स्वैप कर दो, क्योंकि सबसे लास्ट में हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रेजेंट होती है, उसको स्वैप कर दो। उसके बाद क्या करो, जो आपका सबसे लार्जेस्ट है उसको क्या करो, डिलीट कर दो, मतलब उसको क्या करो, रिड्यूस कर दो हीप साइज को। ठीक है, उसको रिड्यूस करते जाओ और हीपीफाई को कॉल करते जाओ, और आपका मतलब हर बार क्योंकि एडजस्ट भी करना है ना मैक्स हीप को, हर बार एडजस्ट करते जाओ, हर बार एक एक करके जो भी आपकी स्मॉल जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है जो टॉप पे प्रेजेंट है, उन लार्जेस्ट वैल्यू को क्या करते जाओ, डिलीट करते जाओ। जो आपका वन वाला है ना, वन वाला आपका क्या होगा, वन वाला एकदम टॉप वाला होगा, रूट नोड को हमेशा क्या करते जाओ, हटाते जाओ। ठीक है, और आई की वैल्यू को शिफ्ट करते जाओ। तो पहला वाला जो होगा सबसे हाईएस्ट वैल्यू हटाते जाओगे, उसे कहीं स्टोर करते जाओ, वही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। तो यहाँ पे एल्गोरिदम भी आपकी लिखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सॉर्ट करना है यूजिंग हीप सॉर्ट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैक्स हीप क्रिएट करेंगे, वन बेस इंडेक्स करेंगे हीप का, ठीक है, इसीलिए एक इंडेक्स कम तक हम जा रहे हैं, टू तक जा रहे हैं, कन्वर्ट करेंगे मैक्स हीप में, मैक्स हीप बन गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, हीप शॉर्ट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले क्या हो रहा है, वन को और एट को स्वैप किया, ठीक है, तो 51 को स्वैप कर दिया वन वाली लोकेशन से, 51 वन है लोकेशन और 8 है आपकी, उसको स्वैप कर दिया हमने। ठीक है,
यहाँ पे, और फिर क्या किया हमने, 1 और 7 को स्वैप किया, तो अब 1 से 6 तक हीप बचा। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक है इसीलिए, क्योंकि इसको क्या किया हमने, ऑलरेडी स्वैप कर दिया। तो ये आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैक्स हीप भी क्रिएट हो गया। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक एक करते हम देखिए आपके शिफ्ट करते जा रहे हैं, ऑलरेडी क्या हो गए, अरेंज हो गए। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हीप को बनाते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O ऑफ n, और सारे एलिमेंट को हीपिफाई करने में कितना टाइम लगेगा, n log n। यही आपकी सॉर्टिंग में भी लगता है, जब आप सॉर्ट करते हो यूजिंग मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो हो गई आपकी बिग O ऑफ 1, और ये इन प्लेस है क्योंकि उसी एरे में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और कोई एरे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। नॉट सुटेबल, नॉट स्टेबल बट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इन प्लेस है तो बेटर है, लेकिन स्टेबल नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या हो सकती है, स्वैप भी हो सकती है, जो उनका जैसे सेम वैल्यू है और उनका जो इंडेक्स ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, वो चेंज भी हो सकता है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। ये मुझे एक ही क्वेश्चन मिला, जब जितने भी हमने पेपर देखे, ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन ये मिला, मतलब उतना ज्यादा पूछने वाला टॉपिक नहीं है, बिकॉज सर्चिंग में दो ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। लेकिन इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च है तो इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूछा गया है, ये तो पूछा जा सकता है। अब इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च में अगर देखूं, तो it is an improvement over sequential linear search that uses an index to make searching faster। इंडेक्स का यूज करके क्या करते हैं, सर्चिंग को फास्टर बनाते हैं। लास्ट ऑर्डर डेटा सेट, अगर डेटा सेट ऑर्डर्ड है, एक ऑर्डर में अगर स्टोर्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च का यूज कर सकते हैं। ये लीनियर सर्च से बेटर माना गया है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स का यूज किया जा रहा है सर्चिंग को फास्टर बनाने के लिए। इट कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ सीक्वेंशियल एंड बाइनरी सर्च टेक्निक। सीक्वेंशियल और बाइनरी सर्च दोनों का यूज करते हैं। डेटा को पहले ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, हर ब्लॉक को क्या किया, एक इंडेक्स टेबल क्रिएट करी, दैट स्टोर द की ऑफ फर्स्ट रिकॉर्ड। फर्स्ट रिकॉर्ड की को स्टोर करेगा इंडेक्स टेबल ब्लॉक में, और पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंट करेगा उस ब्लॉक को। अब किसी एलिमेंट को मान लो सर्च करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स को सर्च करेंगे, ठीक है, जो कि हम बाइनरी सर्च से करेंगे, ताकि हमें ब्लॉक मिल जाए जहां पे हमें हमारी की हो सकती है। तो सीक्वेंशियल सर्च हमने किया, ठीक है, अब परफॉर्म करेंगे उस ब्लॉक में, और हमें मिल जाएगा कौन सा एग्जैक्ट रिकॉर्ड है। सबसे पहले एग्जांपल से देखते हैं तो समझ आएगा। जैसे कि ब्लॉक 1 आपने क्रिएट किया, जो कि है 5 10 15 20, इस तरीके से आपने क्या किया, दो ब्लॉक क्रिएट कर दिए। अब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको इंडेक्स की बना दिया, तो 5 को बना दिया, यहाँ 30 को बना दिया। अब आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है, ठीक है। ये 5 और 30 पॉइंट कर रहे हैं ब्लॉक 1 को, और ये ब्लॉक 2 को। अब आपकी वैल्यू आ गई 37। अब 37 क्या होगा, 30 से 37 बड़ा है, नेक्स्ट की कोई नेक्स्ट की है ही नहीं, लास्ट ब्लॉक है, तो आपका ब्लॉक 2 में हम चले जाएंगे, वहां पे हम सर्च कर लेंगे, और हमें पता चल जाएगा 35 एंड 40 के बीच में ही मिलेगा, लेकिन नहीं है, तो आपका ये क्या होगा, आ जाएगा कि मैच प्रेजेंट नहीं था, तो आपका ये जो नंबर है ये आपको मिला नहीं, लेकिन ये मिल भी सकता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट जो इंडेक्स की है उसी से कंपेयर कर रहे हैं। एक तरीके से दो ब्लॉक बना दिए, एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया ग्रुप्स के फॉर्म में, और एक ग्रुप लीडर बना दिया। उस ग्रुप लीडर से हम चेक कर रहे हैं कि हाँ, वैल्यू अगर हमारी बड़ी होती तो हम उसमें नहीं एंटर करेंगे, लेकिन अगर वैल्यू छोटी है, जो हम टारगेट वैल्यू है हमारी, वो वैल्यू अगर हमारी बड़ी है, ठीक है, तब तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जाएंगे। अगर इंडेक्स की वैल्यू छोटी है हमारी टारगेट वैल्यू से, तो हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी है तो एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बड़ी ही वैल्यू है तो फिर वहां पे आपको मिलेगा भी नहीं। फास्टर देन सिंपल सीक्वेंशियल सर्च, जो लीनियर सर्च है उससे फास्टर होता है। लेस मेमोरी रिक्वायर्ड कंपेयर टू फुल इंडेक्स, जैसे कि बाइनरी सर्च ट्री में आपको पूरा इंडेक्स क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, उस कंपेयर में मेंटेन करना आसान है, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी काफी हैं, जैसे कि आपके इंडेक्स जो होने चाहिए वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए इंडेक्स टेबल बनाने के लिए, लार्ज डेटा सेट के लिए इनएफिशिएंट है, बिकॉज अल्टीमेटली जब बाइनरी सर्च यूज ही कर रहे हो तो डायरेक्ट पूरे डेटा पे आप बाइनरी सर्च यूज कर दो, रेदर देन उसको टेबल के फॉर्म में डिवाइड करो, फिर हर एक टेबल में जाके बाइनरी सर्च यूज करो। अब बात करते हैं हैश टेबल आपको बनानी है, आपको दिया गया है कि 10 बकेट्स है, ठीक है, 10 बकेट्स है, साइज आपको दिया गया है, लीनियर प्रोबिंग का यूज करना है। लीनियर प्रोबिंग का मतलब है कि 1 पे अगर इंडेक्स नहीं है तो 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, इस तरीके से लीनियर प्रोबिंग है। की वैल्यू आपको दी गई है जो कि है आपके इंटीजर्स। हैश फंक्शन दिया गया है, तो आपको 10 से क्या करना है, मॉड्यूलो लेना है, अगर आपका इंडेक्स आपको फाइंड कर रहा है हर की का करस्पॉन्डिंग इंडेक्स, और सारे स्टेप्स को आपको बताना है। यहाँ पे एक चीज याद रखना है, हैश फंक्शन जरूर रिमेंबर रखना है, हैश फंक्शन हमने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है।
हैश फंक्शन आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। हैश फंक्शन अगर आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से क्या करोगे, इसको समझ सकोगे कि हाँ कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो हर एक प्रोबिंग का अपना एक हैश फंक्शन है, तो उसको जरूर याद रखना। जैसे ये हैश फंक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लिख दोगे तो इस पे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बिकॉज हैश फंक्शन से पता चल जाएगा कि हाँ कि क्या करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोबिंग में। तो एल्गोरिथम देखते हैं लीनियर प्रोबिंग की। इनिशियल इंडेक्स आपका कैसे निकलेगा, आप साइज से ही हम करते हैं ना, एम से ही हम क्या करते हैं, मॉडुलस लेते हैं। एम क्या होता था, साइज ऑफ दी हैश टेबल। तो यहाँ पे साइज आपको 10 दिया गया, आप इंडेक्स देखते हैं कि ऑक्यूपाई है अगर, तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, वरना हम वहीं पे स्टोर कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे की को। तो 43 पे सबसे पहले चेक करते हैं, तो 43 क्या जाएगा, 3 पे जाएगा। 165 पे चेक करें अगर, 165 आपका कहाँ जाएगा, 165 आपका 5 पे जाएगा। 62 कहाँ जाएगा, 2 पे। लास्ट डिजिट आप देखते जाओ। 123 भी अब क्या हो गया, 3 इंडेक्स, बट 3 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, ठीक है, एम्प्टी है नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे ट्राई करेंगे तो 4 पे करेंगे, 4 आपका एम्प्टी था। उसके बाद हम क्या करेंगे, 142 देखेंगे तो 2 ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, तो क्या करेंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे, सब ऑक्यूपाई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 पे स्टोर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ओके, तो ये है आपकी लोकेशन ऑफ की वैल्यू। 142 की देखें तो वो इंडेक्स 6 है। आपसे ये भी पूछा गया था कि इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो अगर आपने सही से प्रोबिंग पढ़ी है और सही से अगर आप इसे स्टोर करेंगे तो आप करेक्ट इंडेक्स बता देंगे। अब बात करते हैं क्विक शॉर्ट की, क्योंकि क्विक शॉर्ट जो होता है, मान लीजिए अगर मुझे शॉर्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं कि जितना भी हमने पढ़ा हुआ है इस यूनिट में, क्या क्या चीजें मेन मेन हमने पढ़ी थी। जैसे मैंने क्विक शॉर्ट बताया कैसे डिवाइड होता है, अभी तो मैंने बोला पिवट के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, पिछला हमने डिस्कस किया, बट उसे हम विजुअलाइज करेंगे तो ज्यादा हमें क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला 10 आपका पिवट है, तो 10 पिवट है, तो यहाँ पे 10 से स्मॉलर एलिमेंट है जो कि अभी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, और यहाँ 10 से बिगर एलिमेंट आ गए, ठीक है। उसके बाद मैंने पिवट सिलेक्ट किया, 9 को सिलेक्ट किया एज अ पिवट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 13 को एज अ पिवट सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, 21 को सिलेक्ट कर, आप देख रहे हो किस तरीके से हम सिलेक्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। 21 को कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, 59 को किया। यहाँ पे आपने देखा मैंने 1 को कर दिया एज अ पिवट, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, लेफ्ट साइड पे देखो यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, बिकॉज 1 से सारे क्या है आपके बड़े हैं, 1 से कोई छोटा वैल्यू नहीं है इसलिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो 2,4 करा हमने, ठीक है, फिर ये किया। यहाँ पे जो जो डबल अंडरलाइन है वही आपके पिवट है, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन होता है, पहले लेफ्ट साइड में पूरा होता है, फिर उसके बाद पूरा राइट साइड में किया जाता है। एल्गोरिदम देखें बबल शॉट की, देखें अगर बबल शॉट क्या होता है, बबल शॉट में क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स दिए जाते हैं। ये इतना यूजफुल एल्गोरिदम नहीं है, बट ये इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आए कि सॉर्टिंग का ये कॉन्सेप्ट ही क्या है। तो सॉर्टिंग को समझने के लिए बबल शॉट को समझा जाता है। बबल शॉट में क्या होता है, बबलिंग की जाती है एक तरीके से, स्वैपिंग करते रहते हैं एडजेसेंट एलिमेंट को, तब तक करते हैं जब तक कि जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो अपने लास्ट इंडेक्स पे ना पहुंच जाए। और वो जैसे लास्ट इंडेक्स पे पहुंचता है, फिर उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट को सेकंड इंडेक्स पे पहुंचाते हैं, सेकंड लास्ट इंडेक्स पे, यही काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे एरे दिया गया है जिसके n एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, ठीक है। और एरे जो है आपका वो सॉर्टेड ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम क्या करेंगे, i की वैल्यू जैसे 0 है, ठीक है, n-2 हो गई, तो फॉर i इक्वल टू 0 टू n-2, और j क्या करेंगे, n-i-2, क्योंकि हर बार क्या करेंगे, एरे जो है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं और प्लेस कर रहे हैं, उसका साइज हर बार डिक्रीज करते जाएंगे, ताकि, क्योंकि हर बार लार्जेस्ट एलिमेंट जो होगा उसको हम उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाते जाएंगे, तो उतना पूरा ट्रेवर्स करने की एरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, देखो एडजेसेंट एलिमेंट्स को ही कंपेयर कर रहे हैं और उन्हें ही स्वैप कर रहे हैं, और फिर आपका इनर लूप एंड हो जाएगा, आउटर लूप। ये होता है एग्जाम्पल, इस तरीके से क्या करते हैं, बट ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। आप देख रहे हो एवरेज केस में भी बिग ऑफ एन स्क्वायर है। सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें, सिलेक्शन सॉर्ट में बस सिलेक्ट करना है, हर बार मिनिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके मिनिमम इंडेक्स को फाइंड करना है, और जैसे मिनिमम इंडेक्स अगर आपका आई के बराबर नहीं है तो क्या करो, उसे आई वाले से जो जो वैल्यू पे आप पॉइंट कर रहे हो उस वैल्यू को क्या करो, स्वैप कर दो मिनिमम वाले से, ठीक है, जो मिनिमम इंडेक्स पे वैल्यू है, ओके। तो हर बार क्या करते जाओ, आप सॉर्ट करते जाओगे, मिनिमम एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे हम पहुंचाते जाएंगे। तो जे क्या होगा आपका, अब जैसे वहां पे हम क्या कर रहे थे, वहां पे एरे आपका लास्ट साइड से कंप्रेस होता चला जा रहा था, यहाँ पे जो आपका एरे होगा वो फ्रंट साइड से कंप्रेस होता जाएगा। आई जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, आई के बाद, ठीक है, आई के एक इंडेक्स बाद ही स्टार्ट होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजिशन पे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो अगर अब आप
इन्हीं तरीके से, जैसे यहाँ पे तो हमने काफ़ी सॉर्टेड ऑर्डर में बात करी, काफ़ी कंसाइज बात करी है, ठीक है। लेकिन हम, अगर आप अच्छे से कोर्स को देखना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझना चाहते हैं, एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यूनिक सीरीज़ के पोर्टल पे जाके कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, उनमें एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, वो मिलेगा आपको 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा हर कोर्स पे। किसी भी कोर्स को में आप एनरोल करें, किसी भी ब्रांच का कोर्स हो, जितने भी कोर्स पोर्टल पे अवेलेबल है, तो आप गूगल प्ले से क्या कर सकते हैं, यूनिक सीरीज के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जाके इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको उस कोर्स पे 200 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पे आप वेबसाइट पे भी जाके क्या कर सकते हैं, कोर्सेज को चेक कर सकते हैं कि किस कोर्सेज में आपको एनरोल करना है, ओके। थैंक यू।